नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर्स शो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 8 जुलाई 2024 और आज बातचीत करेंगे हम द करंट अफेयर के कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में, जिसमें हम लोग खास करके द हिंदू के आर्टिकल्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए पहले आर्टिकल पर आते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है, इसमें वुमेन्स का जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में एक बड़ा सा आर्टिकल छपा हुआ है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से 1952 से स्टार्ट हुए जो भारत के लोकसभा के चुनाव हैं उसमें महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व रहा, क्या रिप्रेजेंटेशन रहा। दूसरा आर्टिकल है, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार है ये बाउंड्री पर, खास करके भारत और चाइना के जो महत्वपूर्ण कुछ बॉर्डर्स हैं, जिसको हम एलएसी के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है। और पिछले मई 2020 में जो भारत के कब्जे में हुआ करता था एक इलाका, उस इलाके पर भी लगभग चाइना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि उसके बारे में अच्छे से काम नहीं किया जा रहा है और जरूरत है कि उसको कंट्रोल किया जाए। तीसरा आर्टिकल है, ईरान के प्रेसिडेंट अभी अभी हाल ही में एक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं ईरान के, ठीक है। और आपको पता ही होगा, मैंने आर्टिकल में कवर भी किया हुआ था कि थोड़े दिनों पहले आपको पता था कि ईरान के प्रेसिडेंट जो रईसी साहब थे उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद दोबारा से चुनाव हुआ है ईरान में, और अब जो नए प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट हो गए हैं और वो आने वाले समय में जो है शपथ ग्रहण करेंगे। तीसरा और चौथा और पांचवा जो आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसमें जो चौथा आर्टिकल उसमें जंपिंग जीन के बारे में बात की गई है। जंपिंग जीन्स लगभग हर ऑर्गेनिज्म में, हर जीव में पाए जाते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण काम करते हैं। उनके बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे आखिरी जो आर्टिकल है वो ग्रेफीन के बारे में बातचीत होगी कि ग्रेफीन किस तरीके से एक बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही काम आने वाला एक यूजफुल तत्व एलिमेंट्स है हमारे पूरी दुनिया भर के लिए, जो भी संसाधन है उसके संबंध में। तो चलिए पहले आर्टिकल पर आते हैं। पहला आर्टिकल है, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स की बात की गई है, खास करके भारतीय लोकसभा, भारत के संबंध में बात की गई है। तो इसमें समझते हैं कि 1952 में हुए पहले संसदीय चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है काफी कम था। अगर आज की बात करेंगे उसके मुकाबले तो अब काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अगर 1952 के चुनावों की बात की जाए तो उस टाइम पर अगर देखा जाए तो 22 महिलाएं जो थी, 22 वुमेन्स एमपी आउट ऑफ टोटल 489, मतलब 489 एमपी में से 22 महिलाएं जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद हुआ करती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1957 में 494 सांसदों में से 27 महिलाएं थी, मतलब कि ऐसा मानिए ये तकरीबन 5.5% है। टोटल जो है 494 सांसद है, उनमें से 27 सांसद जो है वो महिलाएं थी। ये कब की बात है, ये 1957 की बात है, ठीक है। और अब अगर 17वीं लोकसभा की बात की जाए, 17th लोकसभा, जिसमें कुल 543 एमपी थे, ठीक है, उसमें से 78 महिलाएं हैं, जो कि 14.4% के बराबर है, ठीक है। और अब की बात की जाए जो 18वीं लोकसभा है, इसमें टोटल 543 सांसद है, जिसमें से 74 महिलाएं, मतलब थोड़ी सी संख्या में जो है आप बोल सकते हैं कि कमी आई है, कमी दर्ज की गई है। 2019 की बात करेंगे, 2019 में 14.4% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में था। और अभी 2024 की बात की जाएगी तो टोटल 13.6% जो रिप्रेजेंटेशन है वो महिलाओं का है, ठीक है। आगे समझिएगा, महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के मामले में तकरीबन बहुत सारी पार्टियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातचीत की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 12.6 उम्मीदवारों को उतारा था। मतलब कि अगर टोटल उसके उम्मीदवार 100% थे तो उसमें से तकरीबन 12.6% महिलाएं उम्मीदवार थी, ठीक है। ये मामला है। दूसरी बात की जाए, कांग्रेस ने 2019 में 52 महिलाओं को जो है टिकट दिया था और 2024 में कांग्रेस ने 41 महिलाओं को टिकट दिया है। तो संख्या में थोड़ी कमी देखी जा रही है। और ये कमी इसलिए है क्योंकि 2019 की तुलना में 2024 में कांग्रेस ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा है, ठीक है। वो सबसे बड़ा मामला है। अब आगे देखा जाए, भाजपा महिला उम्मीदवारों की जो सफलता दर है वो 2019 में 74.6% से घटकर, मतलब कि 2019 में जितनी महिलाएं उतरी थी भाजपा की तरफ से, तो उनमें 74.6% महिलाओं को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। अब अगर 2024 की बात की जाए तो इसमें जो संख्या है
वो घट गई है, ठीक है, क्योंकि महिलाओं की संख्या 41 से घटकर 31 हो गई, ठीक है, कितनी हो गई, 41 से घटकर 31 हो गई। ये बात जो है एक प्रकार से ऐसे देखा जा सकता है, अभी भी भारत में लोकसभा में महिलाओं की वो स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए, और इसी के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा से एक कानून भी पास किया गया जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं, जो कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करता है, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसका नाम है, ठीक है, वो लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है, महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। अब जो भी जनगणना होगी उसके बाद से जब दोबारा से डिलिमिटेशन होगा, मतलब परिसीमन आयोग का गठन होगा, उसी के बाद से जो है ये 33% वाला जो रूल है वो लागू होगा, ठीक है, ये पूरा मामला है। वर्तमान सदन में अगर देखा जाए तो भाजपा के जो कुल सांसद हैं उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, उसमें महिलाओं की संख्या 12.9 है, ठीक है, कितनी संख्या है, 12.9, ठीक है। आगे देखा जाए तो कांग्रेस के सभी सांसदों में महिला सांसदों की जो संख्या है वो 13.1% है, ठीक है। और आगे अगर उसकी बात की जाए तो कई कमेंटेटर्स, कई टिप्पणीकारों ने ऐसा कहा है कि भाजपा को महिलाओं ने बड़ी संख्या में मत दिया है, ठीक है, बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है, लेकिन बाद में एक सर्वे हुआ, एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें ये बोला गया, CSDS नाम की एक संस्था जिसको हम बोलते हैं लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, ठीक है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2024 से पता चलता है कि यह बहुत ज्यादा बड़ी बात बोल दी है, एक प्रकार से भाजपा के बारे में अतिशयोक्ति वाली बात की गई, ठीक है, क्यों बोली गई, क्योंकि महिलाओं ने हर राज्य में अगर बात किया जाए तो महिलाओं ने अलग अलग राज्यों में बहुत अलग अलग पार्टियों को भी ज्यादा मत दिया है। जैसे अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं ने 53% जो वोट है, 53% ऑफ द वोट शेयर वो तृणमूल कांग्रेस को दिया गया, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस को दिया। और अगर बीजेपी की बात करें तो केवल 33% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, ठीक है, इसलिए ये कहना कि बीजेपी सरकार की नीतियां बहुत अच्छी थी, इससे महिलाओं को फायदा हुआ, इस वजह से जो है बीजेपी को वोट मिला, ये गलत चीज है, ठीक है, ये पूरा जो है मामला है। आगे समझिएगा, आगे की बात अगर करेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में 57% महिला मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया, ठीक है, सॉरी 57% महिलाओं ने, जबकि 41% ने भारत, जो इंडिया ब्लॉक है जिसको हम भारत हिंदी में बोल रहे हैं, इंडिया ब्लॉक को कितना वोट मिला, 41% शेयर मिला महिलाओं से। और अगर हम एनडीए या बीजेपी की बात करें तो उसमें जो है 57% वोट जो है वो महिलाओं का मिला है बीजेपी या एनडीए को, ठीक है। राजस्थान में 55% महिला मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया, 55% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, ठीक है। और वहीं पर अगर ये देखा जाए कि 39% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, ठीक है, 39% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया है। अब एक बात और समझिएगा कि उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में महिलाओं का वोट थोड़ा बहुत भारत के पक्ष में झुका, मतलब इंडिया ब्लॉक के पक्ष में थोड़ा बहुत जो है वोट मिला। लेकिन अगर वहीं पर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एनडीए के पक्ष में जो है ये सारी वोटिंग जो हुई महिलाओं की हुई वो एनडीए के पक्ष, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पक्ष में गिरी। तो ठीक है, कुल मिलाकर मामला ये है कि इसमें जो है अलग अलग आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, हर राज्य में अलग आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा मामला आपका हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक ग्राफ देख लेते हैं, हालांकि ये ग्राफ जो है 2019 तक का ही है, ठीक है। उस ग्राफ को आप देखेंगे इसमें आपको पता चलेगा कि परसेंटेज ऑफ वुमेन एमपीज इन लोकसभा, ठीक है, तो अगर हम पहली लोकसभा की बात करें तो तकरीबन 4 कुछ परसेंट जो है परसेंटेज था, ठीक है, पहली से दूसरी लोकसभा तक। फिर आप देख रहे हैं कि जो संख्या है, जो महिलाओं की संख्या है वो कहीं ना कहीं ग्रो वृद्धि कर रही है, इंक्रीज हो रहा है, फिर संख्या में गिरावट देखी जा रही है, मतलब ये उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अभी अगर आप अभी की बात करेंगे तो तकरीबन 14% जो है महिलाएं जो है वो लोकसभा में है, ठीक है। और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पे देखें पूरी दुनिया भर में, तो स्वीडन में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या है 46%, उनके नेशनल असेंबली में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 46%, ये काफी बड़ी चीज है। और अगर वहीं नॉर्वे की बात करेंगे तो उनकी 46% है,
साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका एक डेवलपिंग कंट्री है। आश्चर्य वाली बात है कि साउथ अफ्रीका, ये दोनों तो डेवलप्ड कंट्री मानी जाएंगी। साउथ अफ्रीका एक डेवलपिंग कंट्री, उसके बाद भी वहां पर 45% महिलाओं की संख्या है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 38% है, फ्रांस में 38% है, जर्मनी में 35% है, यूनाइटेड किंगडम में 35% है, कनाडा में जो है 31% है, यूनाइटेड स्टेट में 29% है, बांग्लादेश हमसे आगे है। ठीक है, बांग्लादेश में देखेंगे 21% है, ब्राजील में 18% है, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 15% है, और जापान बहुत डेवलप है लेकिन वहां पर महिलाओं की संख्या में काफी कमी है। वहां पर 10% महिलाएं नेशनल असेंबली में है। ठीक है, तो ये डेटा देखने से एक चीज क्लियर हो जा रही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे ठीक ठाक मतलब संख्या में महिलाएं हैं, भारत बहुत पीछे है इस मामले में। ठीक है, अब चलिए अगले अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है कि किस तरीके से जो है चाइना कहीं ना कहीं एक प्रकार से बाहरी इलाकों पर, भारत के बाहरी इलाकों पर कंट्रोल करने का जो है वो एक्सपेंस कर रहा है अपने आप को। और वैसे भी चाइना जो है एक साम्राज्यवादी देश है, तो चाइनीज मिलिट्री बेस जो है वो पैंगोंग सो एक झील है उसके आसपास के इलाकों पर जो है बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मानना है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चाइना भारत के क्षेत्रों पर कंट्रोल करने की प्रयास कर रहा है, कंट्रोल करने का एक प्रकार से काम कर रहा है, अगर भारत अपने बॉर्डर पर मजबूत नहीं रहा तो दिक्कत हो सकती है आगे आने वाले समय में। ठीक है, और उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? उनका सबसे बड़ा कंसर्न है कि चाइना किस तरीके से भारत के इतने नजदीक के इलाके में इतना बड़ा मिलिट्री कैंप, इतना बड़ा मिलिट्री बेस कैसे डेवलप कर सकता है। ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। अब अगर हम आप पूरे इलाके को देखें तो ये तो आपको दिख जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी एक बड़ा समस्या थी भारत की। अरुणाचल प्रदेश का आप इलाका देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है पूरी तरीके से चाइना से जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं ये मैक मोहन लाइन जो है भारत और चाइना को अलग कर रही है। खास करके अरुणाचल प्रदेश के एरिया में भारत और चाइना को कौन अलग कर रहा है? मैक मोहन लाइन अलग कर रही है। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है, आप इसका ध्यान दीजिएगा। मैक मोहन लाइन जो है इसको अलग करती है। कई बार सवाल भी पूछा गया है कि भारत और चाइना को अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर कौन सी लाइन अलग करती है, तो कौन सी लाइन अलग कर रही है? वो है मैकमोहन लाइन। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बड़े स्तर पे इसको आप इस पूरे मैप को आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है LOC, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और इधर आप देखेंगे ये लेह लद्दाख का पूरा इलाका है, और ये जो आपको लाल कलर की बाउंड्री दिख रही होगी जिस पर लिखा है LAC, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और ये भारत और चाइना के बीच में, हालांकि चाइना इसको कभी मानता नहीं है। अगर चाइना इसको मानता तो भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश ना करता। ये जो अक्साई चीन का इलाका है, 1962 का जो इंडो चाइनीज वार हुआ था, ठीक है, उसमें इतना बड़ा कब्जा जो है खास करके जो है चाइना ने कंट्रोल में कर लिया अपने, और भारत के यहाँ से इतना महत्वपूर्ण इलाका जो है निकल गया। और अभी भी जिस तरीके से चाइना अपनी साम्राज्यवादी विचारधारा फैला रहा है आसपास क्षेत्र में, अपने मिलिट्री बेस बना रहा है, अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो आने वाले वर्षों में इसका परिणाम जो है भारत को भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है, जो संघर्ष है, उसको देखने की बात कर लीजिए, एक बार वो भी समझ लिया जाए। तो भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अक्सर जो है बहुत पुरानी बात हो गई है, बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें इंडो चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये जो आप देख रहे हैं बिंदी जो है, और ये रेड कलर का पूरा जो इलाका आपको दिख रहा होगा ये है अक्साई चीन का इलाका, और इधर तो मान लीजिए चाइना है ही। तो फिर एक इलाका आपको इधर दिख रहा होगा अक्साई चीन के इस साइड में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इलाके ऐसे हैं 1963 में, ये पाकिस्तान द्वारा जो है चाइना को दे दिए गए 1963 में। ठीक है, ये कुछ इलाके बहुत इंपॉर्टेंट इलाके हैं। ठीक है, चाहे पाकिस्तान के पास बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि उसकी भ्रष्ट है, उसको पता नहीं है, ये अलग चीज है। लेकिन अगर बात की जाए, ये इतना इंपॉर्टेंट इलाका है कि अगर अपने किनारे पर अगर आप चाइना जैसे खतरनाक साम्राज्यवादी देश को जगह दे रहे हैं तो आने वाले वर्षों में कहीं ना कहीं आप अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को तो मान लीजिए समझ नहीं है, उसकी बात छोड़िए, भारत को बॉर्डर पर अपने जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं
वो एक से एक जो है उच्च कोटि के जो है, अब क्या ही बताएं पड़ोसी देशों के बारे में। उनकी प्रवृत्ति बहुत ही गलत है, बहुत नकारात्मक सोच वाले हैं। भारत जहां पर नाइबरहुड पॉलिसी करता है, पड़ोसी पहले पड़ोसी वाली नीति जो है भारत फॉलो करता है, ये कई बार भारत के लिए नुकसानदायक हो गई है। इधर देखिए पश्चिमी की तरफ आप देखेंगे तो इधर आपको पाकिस्तान कब्जा दिखाई देगा, पूर्व की तरफ आप जाएंगे, ठीक है, और उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो चाइना जैसा भयंकर प्रवृत्ति का देश जो है आपको दिख जाएगा। तो अगर हम ऐसे देश में, ऐसे इलाके में हैं कि अगर हम अपना बॉर्डर मजबूत नहीं करेंगे तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। अब चलिए समझ लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण ऐसे इलाके जहां पर भारत और चाइना के बीच में लड़ाई जो है हमेशा होती रहती है। तो देखिए भारत और चाइना के बीच लगभग 3488 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो शेयर होता है, ठीक है। अब मेन जो विवाद का जो मेन एरिया है वो है अक्साई चीन का इलाका, ठीक है। मेन बॉर्डर का मेन डिस्प्यूट का क्या क्षेत्र है, अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो कि वेस्टर्न सेक्टर पर मौजूद है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है वहां, और जो तीसरा है वो ईस्टर्न सेक्टर है, ठीक है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है, ईस्टर्न सेंटर में ना, ठीक है। अब समझिए, अब अक्साई चीन में क्या है, चाइना जो है अक्साई चीन के क्षेत्र में क्या करता है, चाइना की सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो अक्साई चीन क्षेत्र पर जो है पहले से ही उसने कब्जा कर रखा है, और वो कहता है ये जो अक्साई चीन इलाका है ये हमारे जिनजियांग रीजन का पार्ट है, ठीक है। वो क्या कहता है, वो बताता है जिनजियांग रीजन का पार्ट है। दूसरी चीज, जबकि भारत जो है उसको अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा मानता है। भारत जो है अक्साई चीन को क्या कहता है, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पार्ट है, ठीक है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है इससे इसकी निकटता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से काफी करीब में है। इस वजह से क्या है, ये अक्साई चीन का जो आप इलाका है देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है खास करके सीपीईसी के लिए। और इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो क्षमता है, इसकी वजह से इसका जो है रहना यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत इस क्षेत्र पर अपना जो है कब्जा बनाए रखे, ठीक है। हालांकि ये काफी मुश्किल है, अक्साई चीन का इलाका चाइना में है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो भी काफी खतरनाक क्षेत्र है। अगर वहां पर भारत कमजोर पड़ता है तो अरुणाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं चाइना मानता है कि वह उसी का पार्ट है। वो बोलता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, ठीक है। वो क्या मानता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपको विश्वास नहीं होगा, भारत और चाइना में जब बहुत अच्छा रिलेशन 1954 के करीब में हो गया था, उस टाइम पर क्या हुआ, चाइना ने भारत के कुछ इलाकों पर जो है अपना अपने नक्शे में चाइना के भारत के कुछ इलाकों को दिखाया चाइना ने, और भारत ने जब उसका विरोध किया तो उसी के बाद 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके का देश है। अगर आप थोड़ा सा भी बॉर्डर पर कमजोर पड़े तो चाइना जो है वो कब्जा कर लेगा आपके ऊपर, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी चीज, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत और चाइना के बीच जो भी बॉर्डर है उसका स्पष्ट सीमांकन नहीं हुआ है कि हाँ ये चाइना का इलाका, जैसे मान लीजिए एक बॉर्डर खींच दिया गया, इधर चाइना है और इधर इंडिया है, तो कोई स्पष्टता नहीं, क्योंकि चाइना जो है एलईसी को मानता ही नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता ही नहीं है। चाइना जैसा देश वो लाइन एलएसी को मानेगा ही नहीं, वो जब तक कब्जा नहीं कर लेगा तब तक वो मानने वाला नहीं है, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है, और कुछ हिस्सों में कोई पारस्परिक रूप से सहमति भी नहीं है, मतलब एलएसी पर कोई सहमति नहीं है। ये एलएसी कब बनी थी, ये एलएसी 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जो है अस्तित्व में आई है। अब कुछ तीन महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर भारत और चाइना जो है आपस में डिस्प्यूट डिवाइड किया हुआ, जैसे वेस्टर्न सेक्टर जैसे कि लद्दाख वाला क्षेत्र, मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया, और ईस्टर्न सेक्टर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, मतलब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का जो इलाका है वो जो है कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का कारण है। अब इस मैप को आप देख सकते हैं, इस मैप में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अक्साई चीन का हिस्सा जो है। मैकमोहन लाइन इज इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना विच सेपरेट अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत, मतलब अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करने वाली द मैकमोहन लाइन। इट वॉज नेम्ड आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन, then foreign secretary of British India, ठीक है, who negotiated the boundary agreement between the Great Britain and the Tibet at the Simla Accord, मतलब 1914 में जब सिमला अकॉर्ड हुआ था उसी टाइम पर इस लाइन को खींचा गया। और किसने खींचा, इसको खींचा था उस समय के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे सर हेनरी मैकमोहन, उन्होंने खींचा, उन्हीं के नाम पर इसको बोल दिया गया द मैकमोहन लाइन। बट चाइना रिजेक्ट द अकॉर्ड क्लेमिंग
तिब्बत वॉज नॉट सवर्न सो डिड नॉट हैव द पावर टू कंक्लूड ट्रीटीज। तो चाइना इस बात से इनकार कर देता है, उसका मानना है कि तिब्बत जो है वो एक संप्रभु देश है ही नहीं, तो उसके हिसाब से जो ये संधि है वो पूरी तरीके से फेल है। द मैकमोहन लाइन एक्सटेंड फॉर 890 किलोमीटर फ्रॉम भूटान इन द वेस्ट टू 260 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट बेंड ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट अलोंग द क्रेस्ट ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन। तो ये पूरा जो मामला है ये खास करके अक्साई चीन, लद्दाख, तवांग तवांग का भी एक मामला है जो काफी डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। ठीक है, ये पूरा मुद्दा है। अगला आर्टिकल देखिए, अगले आर्टिकल में बताया गया है कि ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ईरान के नए राष्ट्रपति हैं जो चुने गए हैं, और एक बात और समझिए, वो ईरान के सुधारवादी, एक बहुत बड़े सुधारवादी, उनका नाम है मसूद पेजेस्कियन। इनका नाम क्या है? मसूद पेजेस्कियन। ठीक है, ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं ईरान के। क्यों चुने गए हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो पुराने राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनका जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, इस वजह से इनको नया राष्ट्रपति बनाया गया। तो अगर मेन मुद्दा है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन है, ईरान के नए राष्ट्रपति हैं मसूद पेजकेशियन। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब थोड़ा सा ईरान का इलाका भी देख लीजिए, क्योंकि ये आर्टिकल आया है तो मुझे जहां तक लगता है कि कई बार जो है इस एरिया से सवाल पूछता है कि कौन, मतलब ईरान से सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हो सकते हैं। तो देख लीजिए, ईरान से अफगानिस्तान सीमा बनाता है, पाकिस्तान सीमा बनाता है, ठीक है, इधर तुर्कमेनिस्तान सीमा बना रहा है, और कैस्पियन सागर से लगने वाला ईरान भी एक देश है, कैस्पियन सागर से लगने वाला तुर्कमेनिस्तान भी एक देश है, कैस्पियन सागर से लगने वाला अजरबैजान भी एक देश है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ईरान से ही सीमा बनाता है तुर्की, ईरान से सीमा बनाता है इराक, ठीक है, और एक पर्सियन गल्फ है। ठीक है, पर्सियन गल्फ जो है ईरान से सटी हुई है, ये भी समझिएगा। और ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है अरेबियन प्रायद्वीप इसको बोलते हैं, सऊदी अरेबिया, ठीक है, जिससे कुवैत सटा हुआ है। ये छोटा सा इलाका आपको जो दिख रहा है ये कुवैत है। ठीक है, तो अगर सवाल आएगा कि ईरान से कौन कौन सा देश सटा हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और इधर अगर आप आ जाएंगे तो इधर आपको दिख जाएगा अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, सारे देश जो है सटे हुए, इराक। तो ये इन सारे मैप्स पर आपका भी ध्यान रहना चाहिए कि कैस्पियन सागर से लगने वाले कौन कौन से देश हैं। तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर से लगा हुआ है, इधर अजरबैजान लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं, जंपिंग जीन्स के बारे में समझते हैं। तो एक चीज समझिएगा कि जंपिंग जीन जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीनोम, हमारा एक जीनोम होता है, ठीक है, जीनोम। जीनोम क्या है? जीनोम का मतलब होता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या सेट ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल, मतलब हमारे हेरिडेटरी मटेरियल का जो पूरा सेट है उसी को हम बोलते हैं जीनोम। ठीक है, तो जीनोम में जीन पाए जाते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो ऐसे जीन जो जीनोम में सेट रहते हैं और एक सेट से दूसरे सेट पर वो पहुंचते हैं, उछल उछल के पहुंचते हैं या ट्रांसफर होते रहते हैं, उन्हीं को, चूंकि वो एक से दूसरे पर जा रहे हैं इसलिए उनका नाम है, क्योंकि जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं जीनोम के अंदर ही, इसलिए हम उसको बोलते हैं जंपिंग जीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन, या इनका दूसरा नाम हो जाएगा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, टीई। ठीक है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, या इनको आप दूसरे शब्दों में ट्रांसपोजान्स भी बोल सकते हो, ट्रांसपोजान। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपोजान। तो इसके बारे में समझिएगा कि ट्रांसपोजेबल तत्व जिन्हें जंपिंग जीन के रूप में भी जाना जाता है, वे डीएनए के ऐसे सेट हैं, ऐसे अनुक्रम हैं जो जीनोम पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, इन तत्वों की पहचान जो है सबसे पहले किसने की थी? इन तत्वों की सबसे पहली पहचान जो है वो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने की थी। किसने किया था? बारबरा मैकक्लिंटॉक, बहुत ही एक महान वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिक, जो कि कार्नेजी इंस्टीट्यूट में काम करती थी। उन्होंने जो है ऐसे जीन्स की खोज की और बाद में चलकर इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है,
इनको बाद में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। जंपिंग जीन की खोज करने के लिए इनको बाद में पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो कौन थी वो? बारबरा मैक्लिंटॉक थी, इन्होंने खोजा था। ठीक है, जीव विज्ञानी मतलब एज ए बायोलॉजिस्ट या जो बायोलॉजिस्ट थे वो शुरू में क्या मानते थे कि मैक्लिंटॉक की जो खोज थी, जो बारबरा मैक्लिंटॉक हैं उनकी खोज पर वो संदेह करते थे। उनका मतलब ये था कि ये जो जीनोम होता है, ठीक है, इसमें जो जीन पाए जाते हैं वो एकदम स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। उनका मानना था कि ऐसा कोई जीन होता ही नहीं है जो एक सेट से दूसरी जगह जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था। ठीक है, और इनका मानना था कि जो जंपिंग जीन्स होते हैं, मतलब मैक्लिंटॉक का मानना था कि जंपिंग जीन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जिस जिस सेट पर जाते हैं वहां का जो जीन एक्सप्रेशन होता है, मतलब हर जीन का अपना काम होता है। ठीक है, ये जो जीन्स होते हैं, जैसे आपके शरीर में हेयर ग्रोथ के लिए जीन दूसरा होगा, आपके बॉडी का जो कलर होगा उसके लिए दूसरा दूसरा जीन जिम्मेदार होगा। तो मतलब आपके शरीर में जो जो काम होता है, हर काम के लिए अलग अलग जीन्स जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और जो जीन एक सेट से दूसरे सेट पर ट्रांसपोर्ट होके या उछल कूद करके जाते हैं, उनको हम बोलते हैं जंपिंग जीन या ट्रांसपोजान, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले जीन्स। इसकी खोज किसने की? बारबरा मैक्लिंटॉक ने। तो इससे एक फायदा ये हो सकता है, इससे फायदा ये हो सकता है कि इन जीन्स का उपयोग करके हम बहुत सारे रोगों से निजात पा सकते हैं। देखो, ये जो जीन होते हैं ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। लगभग दुनिया भर के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, चाहे प्रोटोजोआ, चाहे ह्यूमन हो, हर में जो है जंपिंग जीन पाया जाता है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और हमारे लिए नुकसान भी करते हैं। ठीक है, तो 1948 से 1983 के बीच में जितने भी शोधकर्ता थे या रिसर्चर्स थे, उन्होंने पाया कि ये जो ट्रांसपोजान होते हैं, जिनको हम जंपिंग जीन बोलते हैं, ये हर जगह हर हर जीव में पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरिया में, प्लांट में, वर्म में, फ्रूट फ्लाइज में, मॉस्किटोज में, माइस में, ह्यूमंस में, हर हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और इनका नाम क्या रखा गया? इनका नाम रखा गया जंपिंग जीन्स। ठीक है, अब थोड़ा सा विशेष रूप से जंपिंग जीन के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, ट्रांसपोजान या जंपिंग जीन, तो इनको क्या बोलते हैं हम? जंपिंग जीन। ठीक है, इसकी खोज किसने की गई? 50 साल पहले बारबरा मैक्लिंटॉक ने खोजा अपने हार्वर्ड लेबोरेटरी में। ठीक है, और बाद में इनको इसी के लिए क्या हुआ? बाद में इसके लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला। फिर और चीज समझिएगा, तकरीबन फॉर एग्जाम्पल transposable elements make up approximately 50% of the human genome and up to 90% of the maize genome। मतलब मेज जो होता है, ठीक है, मेज, उसका तकरीबन 90% जो है जंपिंग जीन के द्वारा ही उसमें जंपिंग जीन पाए जाते हैं। और ह्यूमन की बात करें तो तकरीबन 50% ह्यूमन जीनोम जो होता है उसमें जंपिंग जीन पाया जाता है। आप ये फिगर देख रहे हैं, ठीक है, डू यू नो हु वी हैव जंपिंग जीन्स? ये है बारबरा मैक्लिंटॉक, इनका ही ना ये फोटो लगा हुआ है, इन्होंने ही खोजा। और आपने इधर देखा ये डीएनए है, डीएनए का सेट है, और ये जो जीन है ये एक जीन से दूसरे जीन पर जा रहा है, जीनोम सेट ज्यादा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जंपिंग जीन। इसका नाम क्या है? ये है जंपिंग जीन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जीनोम के बारे में समझ लीजिए। जीनोम क्या होता है? जीनोम किसी जीव में आनुवांशिक जानकारी का एक पूरा सेट होता है, मतलब कि इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इसको बोलते हैं कंप्लीट कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। अब ये कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? एक तो ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लियस में इसका नाम ही न्यूक्लियस इसलिए पड़ा, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, और एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। और आपसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि एक डीएनए तो न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस से बाहर और कहाँ डीएनए पाया जाता है? तो न्यूक्लियस से बाहर अगर कहीं डीएनए पाया जाता है तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, या माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, ये बात समझिएगा। जीवित जीव में डिनोम जीनोम जो है वो डीएनए के लंबे अणुओं में संग्रहित होता है, जिन्हें गुणसूत्र बोलते हैं। मतलब मैंने बोला ना क्रोमोसोम्स,
क्रोमोसोम्स में ही ये जो है कहीं ना कहीं संग्रहित होता है। डीएनए के जो लंबे अणु होते हैं ये डीएनए है। डीएनए के अलग अलग सेट ऐसे ऐसे बनते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इनके जो लंबे लंबे अणु हैं उसी में संग्रहित होता है, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। डीएनए के छोटे खंड जिनको हम क्या बोलते हैं, जैसे एक तो डीएनए होता है, ठीक है, उसी को अगर हम खंड, जैसे आप ये देखिएगा, ये है डीएनए, और इसी डीएनए को हम अगर पार्ट पार्ट में डिवाइड करते चले जाएं तो इसी को हम बोलते हैं जीन। तो अगर हम जेनेटिक्स की इकाई वो पूछेंगे कि जेनेटिक्स की इकाई क्या होती है, तो जेनेटिक्स की इकाई होती है जीन, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम डीएनए को टुकड़ों में काट डालें तो जो छोटा छोटा टुकड़ा बन जाएगा इसका, उसी को हम बोलते हैं जीन। इसलिए जेनेटिक्स का यूनिट किसको बोलेंगे, जेनेटिक्स का यूनिट हम जीन को बोल देते हैं, जीन्स को बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा मामला है, इसको समझिएगा आप, ठीक है। आगे अब देखते हैं, डीएनए के छोटे छोटे खंड जिनको जीन कहा जाता है, वो जीव द्वारा आवश्यक आरएनए और प्रोटीन अणुओं के लिए कोडिंग करते हैं, कोड बनाते हैं। और यूकैरियोट में जो होता है, जैसे सेल्स जो है दो प्रकार की होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सेल्स एक होती है यूकैरियोटिक, कभी जब साइंस पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताएंगे। एक होता है यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। तो इतना बस समझ लीजिए कि यूकैरियोटिक जो सेल्स है, कोशिकाएं, वो नई कोशिकाएं, विकसित कोशिकाएं हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी कोशिकाएं, अविकसित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो प्रत्येक कोशिका का जीनोम जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, यही है न्यूक्लियस, इसका एक मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन के अंदर जो है जीनोम पाया जाता है, ठीक है। ये तो यूकैरियोटिक सेल हो गया। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई, चूंकि ऐसा कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, तो वो उसके साइटोप्लाज्म में ही फैला होता है, और उसी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियाइड होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की न्यूक्लियाइड होती है साइटोप्लाज्म में, उसमें जो है जीनोम पाया जाता है, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब चलिए लास्ट आर्टिकल पर आते हैं, ग्रेफीन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ग्रेफीन क्या है। तो ग्रेफीन कार्बन परमाणुओं की एक परमाणु मोटी परत है, ठीक है, जो खटकोणीय जाली में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। खटकोण मतलब क्या हो गया, ये तो मान लीजिए 5 हो गया, नहीं, यही खटकोणी है, ठीक है। इसी आकृति में ग्रेफीन होता है, ठीक है। बहुत ही उपयोगी एक तत्व है, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत पतला होता है, ठीक है। ग्रेफीन दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है। यह केवल एक परमाणु, मतलब केवल एक मॉलिक्यूल, एक एटम, सॉरी, एक परमाणु मतलब केवल एक एटम जितनी इसकी मोटाई होती है, ठीक है। और यह मानव बाल से 10 लाख गुना पतला होता है। मतलब जो ह्यूमन हेयर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ह्यूमन हेयर से मानव का जो बाल है 10 लाख गुना पतला, 10 लाख गुना पतला होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, 10 लाख गुना पतला होता है, ठीक है। और ये बहुत मजबूत भी होता है, और स्टील और हीरे से भी ज्यादा मजबूत होता है। यह उष्मा और बिजली का एक बेहतरीन संवाहक भी है, ये भी मतलब बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। और यह तांबे से बेहतर बिजली का संचालन करता है। यह लगभग पूरी तरह से पारदर्शी भी होता है, और यह केवल 2% प्रकाश को अवशोषित करता है, ओनली 2% लाइट, ठीक है। केवल 2% प्रकाश जो है यह अवशोषित करता है। गैसों के लिए अभेद्य है, यहां तक कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों के लिए भी अभेद्य है, ठीक है। और अगर हम इसका प्रयोग, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां इसका यूज कर सकते हैं, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ में इसका यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ अदर मटेरियल, मतलब अन्य मटेरियल्स, अन्य तत्वों को मजबूत करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अ ग्रेट मटेरियल फॉर मेकिंग हीट स्प्रेडिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। हीट स्प्रेडिंग सॉल्यूशंस मतलब कि हीट को बढ़ाने वाले सॉल्यूशन, जैसे कि हीट सिंक और हीट डिसिपेशन फिल्म्स। दिस कुड बी यूजफुल इन बोथ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर एग्जाम्पल टू मेक एलईडी लाइटिंग, ठीक है। दूसरा, मोर इफिशियंट एंड लॉन्गर लास्टिंग, मतलब कि ये एलईडी लाइटिंग में भी यूज होता है। एंड इन लार्जर एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल थर्मल फॉइल्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइस के लिए थर्मल फॉइल में भी यूज होता है। दूसरा, एनर्जी का स्टोरेज भी होता है इससे। सिंस ग्राफीन इज द वर्ल्ड्स थिनेस्ट मटेरियल, आपको पता ही है
कि दुनिया का सबसे थिनेस्ट मटेरियल, सबसे पतला पदार्थ है। इट आल्सो हैज एन एक्सट्रीमली हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। दिस मेक्स ग्राफीन अ वेरी प्रॉमिसिंग मटेरियल फॉर यूज इन बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर्स, मतलब बैटरी बनाने में और सुपर कैपेसिटर बनाने में इसका यूज किया जाता है। ग्राफीन में इनेबल बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर्स एंड इवन फ्यूल सेल्स, मतलब जो ईंधन कोशिकाएं होती है, फ्यूल सेल्स होती हैं, उनको उनकी भी जो है कैपेसिटी कहीं ना कहीं बढ़ाता है। एंड कैन स्टोर मोर एनर्जी एंड चार्ज फास्टर, ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर सकता है और चार्ज जो है फास्टर कर सकता है। इट हैज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस फॉर एडिशनल एप्लीकेशन, जैसे कि एंटी कोरोजन कोटिंग, मतलब परत बनाने के लिए, पेंट्स, इफिशियंट एंड प्रेसाइज सेंसर्स, सेंसर बनाने के लिए, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ज्यादा तेज और काफी क्षमतावान इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज, ठीक है, एफिशिएंट सोलर पैनल, सोलर पैनल बनाने में भी, फास्टर डीएनए सीक्वेंसिंग, मतलब डीएनए का जो सीक्वेंसिंग होती है उसको तेजी से करने के लिए, और ड्रग डिलीवरी में भी ये काफी यूज आता है। तो मतलब आप बोल सकते हैं इसको वंडर मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं वंडर मटेरियल। बहुत यूजफुल और दुनिया का सबसे पतला जो है पदार्थ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ये सेशन, पूरा ये वीडियो आर्टिकल समझ में आया होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है डेली का आपको पढ़ना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।